स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कशन किया था फोटोसिंथेसिस का जर्नल इंट्रोडक्शन, फोटोसिंथेसिस की हिस्ट्री यानी कि इसके इतिहास के बारे में, और इसके साथ हमने डिस्कशन किया था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पादप के अंदर किस भाग के अंदर संपन्न होती है। और इसके बाद में हमने डिस्कशन किया था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर मुख्य योगदान देने वाले जो वर्णक है उनके बारे में, जिसके रूप में हमने अध्ययन किया था क्लोरोफिल के बारे में, कैरोटीनॉइड्स के बारे में और फाइकोबिलिन्स के बारे में। तो आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाविधि है उसके बारे में। तो अगर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि या इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो हम बात करते हैं कि जो क्लोरोफिल है यानी कि पर्णहरित जो है और उसके साथ जो सहायक वर्णक है वो क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और जिसके कारण जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और इस जल के प्रकाशिक अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त होते हैं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के बारे में। अगर प्रकाश संश्लेषण के मैकेनिज्म की बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण का जो मैकेनिज्म है इसके अंदर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से 3 क्रियाएं होती हैं। कि जो प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रियाविधि है इसके अंदर मुख्य रूप से कितनी क्रियाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? एक तो होता है जल का प्रकाशिक अपघटन, दूसरा फिर होता है कि इस प्रकाशिक अपघटन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से प्रवाहित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उच्च ऊर्जा युक्त यौगिकों के रूप में ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव या ये कहें NADPH2 का निर्माण होता है। और इसके बाद तीसरे चरण के अंदर इन ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी कि CO2 जो होती है उसको अपचयित किया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज आदि का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अगर मैकेनिज्म की बात की जाए तो इसके अंदर मेनली 3 स्टेप आते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जल का प्रकाशिक अपघटन, दूसरा फोटोफॉस्फोरीकरण जिसके परिणाम स्वरूप उच्च ऊर्जा युक्त यौगिकों के रूप में ATP और NADPH2 आदि का निर्माण होता है, और तीसरा जो स्टेप आता है वो होता है CO2 का फिक्सेशन, जिसके अंदर पहले के चरण में बने हुए ATP और NADPH2 आदि का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज आदि का निर्माण होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल जो है वो और उसके साथ मिलकर के कुछ सहायक वर्णक जो हैं वो प्रकाशीय ऊर्जा का अवशोषण करेंगे और इस ऊर्जा की सहायता से जल का प्रकाशिक अपघटन किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाएंगे। ये था पहला स्टेप। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस के विभिन्न ग्राहियों से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। कि यहाँ पर जो ये पहले स्टेप के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के द्वारा एक ग्राही से दूसरे ग्राही को स्थानांतरित होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके अंतर्गत इसको डिटेल में देखेंगे। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका प्रवाह विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता है और जिसके कारण जो ऊर्जा मुक्त होती है उस मुक्त ऊर्जा की सहायता से ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण किया जाता है, यानी कि इसके रूप में ऊर्जा जो है वो क्या की जाती है, संग्रहित की जाती है। तो देखो, हमने देखा कि सबसे पहले तो क्या होगा, क्लोरोफिल और सहायक वर्णक जो है वो सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और इस अवशोषित की गई ऊर्जा की सहायता से जल का प्रकाशिक अपघटन होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त होंगे। इसके बाद
फोटो सिस्टम के विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाहित होंगे और जिसके कारण अब ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव के रूप में ऊर्जा को जो है वो क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, यहां पर बने हुए जो ये उच्च ऊर्जा युक्त यौगिक है ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव, इनका उपयोग किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के अंदर। तो देखो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि उच्च ऊर्जा युक्त जो अणु हैं जो यहां पर बने हुए हैं ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव, ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का CO2 के अपचयन हेतु उपयोग किया जाएगा और जिसके परिणाम स्वरूप CO2 जो है वो अपचयित होकर के कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज आदि के अंदर बदल जाएगी। तो पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के ये 3 मेजर स्टेप हैं, जिनमें सबसे पहला स्टेप क्या है, जल का प्रकाशिक अपघटन, और दूसरा है ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण, और तीसरा है इस ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करना, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लूकोज आदि का निर्माण जो है वो होगा। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की, तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर संपन्न होने वाली जो क्रियाएं हैं उन्हें मुख्य रूप से 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक तो वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की प्रकाशीय ऊर्जा के ऊपर निर्भर करती हैं या जिनको संपन्न करवाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उन्हें तो हम नाम देंगे लाइट रिएक्शन या प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरी वे अभिक्रियाएं जिनको संपन्न करवाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें हम नाम देंगे अप्रकाशिक अभिक्रियाएं या डार्क रिएक्शन या फिर ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो देखो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है इसके अंदर मुख्य रूप से 2 चरण होते हैं, या फोटोसिंथेसिस की क्रिया को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है, जिनमें से पहली जो क्रिया है वो है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जैसा कि नाम से पता चल रहा है प्रकाशिक अभिक्रिया, तो जनरल सी बात है ये प्रकाश की उपस्थिति के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। और इस क्रिया के अंतर्गत स्वांगीकरण शक्ति, यहां पर जो ये स्वांगीकरण शक्ति वर्ड यूज हुआ है, ये शब्द यूज होता है ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव के लिए। तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, पहली बात तो ये कि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के अंदर संपन्न होगी, और दूसरी बात ये है कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा, स्वांगीकरण शक्ति यानी कि ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण किया जाएगा। और ये क्रिया जो होती है वो कहाँ होती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक, उसके ग्रेना भाग जो है उसके अंदर संपन्न होती है। और ग्रेना की अगर हम बात करें तो ग्रेना के अंदर जो थाइलेकोइड्स हैं, ठीक है, उनके अंदर संपन्न होती है, और साथ के अंदर जो स्ट्रोमा पटलिका है उसके अंदर संपन्न होती है। हमने हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर बात की थी क्लोरोप्लास्ट की यानी कि हरित लवक की, जिसके संरचना का अध्ययन करवाते हुए मैंने आपको वहाँ पर ग्रेना के बारे में, थाइलेकोइड के बारे में या फिर स्ट्रोमा जो पटलिका है इसके बारे में बताया था। तो जो ये लाइट रिएक्शन है वो इस क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग के अंदर संपन्न होती है, यानी कि ग्रेना के अंदर मौजूद जो ये थाइलेकोइड्स होते हैं उनके अंदर, और स्ट्रोमा पटलिका है उनके अंदर संपन्न होती है। और चूंकि ये लाइट रिएक्शन है जिसको संपन्न करवाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये सूर्य के प्रकाश से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अभी हमने बात की किसके बारे में, लाइट रिएक्शन के बारे में। तो लाइट रिएक्शन का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि एक तो ये क्या होती है, सूर्य के प्रकाश के अंदर संपन्न होती है, और दूसरा इसके द्वारा क्या किया जाता है, स्वांगीकरण शक्ति के रूप में ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के हमने 3 स्टेप के बारे में बात की थी, उनमें से जो ये पहला स्टेप जिसके अंदर जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा था, और ये दूसरा स्टेप जिसके अंदर ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण हो रहा था, ये दोनों स्टेप जो हैं वो लाइट रिएक्शन के अंतर्गत संपन्न होते हैं, यानी कि प्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत संपन्न होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस की जो दूसरी क्रिया है
उसको नाम दिया जाता है अप्रकाशिक अभिक्रिया या फिर डार्क रिएक्शन। अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसको संपन्न करवाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए हम इसको डार्क रिएक्शन या फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया कहेंगे। और इसके बारे में ब्लैकमैन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया था, तो इसलिए हम इसे ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है इसके अंदर कौन कौन सी क्रिया होगी। तो डार्क रिएक्शन के अंदर ये जो तीसरा स्टेप था, जिसके अंदर ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन किया जा रहा था ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वो जो प्रोसेस है वो डार्क रिएक्शन के अंतर्गत होती है। तो देखो, अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर पहली बात तो ये कि चूंकि इसका नाम ही अप्रकाशिक अभिक्रिया है, इसलिए प्रकाश की उपस्थिति इसके लिए आवश्यक नहीं है। दूसरी, इसके अंदर ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का उपयोग किया जाता है और इसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को किसके अंदर बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर, यानी कि ये वाला स्टेप। इसके बाद अगर बात करें ये संपन्न कहाँ पर होती है, तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि जो लाइट रिएक्शन है वो तो कहाँ पर संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग के अंदर। तो जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ संपन्न होगी, ये संपन्न होगी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाला जो भाग है उसके अंदर संपन्न होती है। और जो लाइट रिएक्शन है ये प्रकाश से प्रभावित होती है, लेकिन डार्क रिएक्शन जो है वो प्रकाश से तो प्रभावित नहीं होती, लेकिन ये किससे प्रभावित होती है, टेम्परेचर से प्रभावित होती है। देखो, एक बात हम और डिस्कशन करते हैं कि हमने बात की अभी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है इसको हम दो स्टेप्स के अंदर बांटते हैं, जिनमें से एक है लाइट रिएक्शन। इसको लाइट रिएक्शन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसको संपन्न करवाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता किसकी होती है, सूर्य के प्रकाश की। और यहाँ पर क्रिया क्या होती है, एक तो जल का प्रकाशिक अपघटन होता है और साथ में जो है वो इसके अंतर्गत जो ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण किया जाता है। और दूसरी जो क्रिया आती है वो कौन सी है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। चूंकि इसको प्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसलिए हम इसको क्या कह देंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कह देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है और वो ये कि इस रिएक्शन को, जिसे हम अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं, वास्तविकता के अंदर इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहना सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अप्रकाशिक अभिक्रिया कह दें तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसको संपन्न करवाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अगर वास्तविकता की बात की जाए तो हम देखते हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं हो, तो सूर्य का प्रकाश अगर नहीं होगा तो लाइट रिएक्शन संपन्न नहीं होगी, और अगर लाइट रिएक्शन ही संपन्न नहीं हो तो यहाँ पर बनने वाले जो ये ATP है और NADPH प्लस H पॉजिटिव है, इनका निर्माण नहीं होगा। और अगर ये बने ही नहीं तो अगर इनका निर्माण ही नहीं हो तो इनके अभाव के कारण अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो संपन्न नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंतर्गत भी जो प्रकाशिक अभिक्रिया के जो उत्पाद हैं ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव, इन्हीं का ही उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किया जा रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करवाने का कार्य किया जा रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन जो है वो भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर करती है। तो इसलिए इस चरण को जैव संश्लेषण पथ या बायोसिंथेसिस पाथवे कहना जो है वो ज़्यादा बेटर होगा अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन की तुलना में। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने बात की अभी प्रकाश संश्लेषण की, कि हमने कहा कि प्रकाश संश्लेषण को दो चरणों में बांटा गया है, जिनमें से एक प्रकाशिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है, जिसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है, ATP और NADPH2 का संश्लेषण होता है, यानी कि फोटोफॉस्फोरिलीकरण की क्रिया होती है। और दूसरी आती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया के अंदर क्या किया जाता है, प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले ATP और NADPH2 है, इनका उपयोग करते हुए
कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन किया जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसके द्वारा ग्लूकोज आदि का निर्माण किया जाता है। अब इनमें से मेन बातें जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर बात की जाए लाइट रिएक्शन की, ठीक है, तो ये संपन्न कहां पर होती है? ये संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग के अंदर। और अगर ग्रेना भाग की भी बात की जाए तो उसके अंदर उपस्थित जो उसके थाइलेकॉइड्स हैं उनके अंदर और जो स्ट्रोमा पटलिका है उनके अंदर ये क्रिया संपन्न होती है। और अगर बात की जाए अप्रकाशिक या डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन की, तो ये संपन्न कहां पर होती है? ये होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न होती है, ठीक है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो किससे प्रभावित होती है? टेम्परेचर से प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो एक जैव संश्लेषण पथ है जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित करके ग्लूकोज आदि के अंदर बदला जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का डिटेल के अंदर अपने अध्ययन करेंगे केल्विन चक्कर के रूप में या C3 चक्कर के रूप में। तो वहां पर हम देखेंगे कि ये क्रिया कई स्टेप्स के अंदर या कई चरणों में संपन्न होती है और जिनको संपन्न करवाने के लिए कई प्रकार के एंजाइमों की आवश्यकता होती है। और एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और आप जानते हो कि प्रोटीन जो है वो तापमान या टेम्परेचर के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। अगर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण जो है वो एंजाइम वगैरह विकृत भी हो जाते हैं और एंजाइम की क्रियाशीलता के ऊपर भी तापमान का जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो तापमान से क्या होती है? प्रभावित होती है। तो अगर हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर यानी कि तापमान के प्रभाव को प्रदर्शित करें तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे ताप गुणांक के रूप में, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में जो है वो इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ताप गुणांक की बात करें तो हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन जो होती है यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है इसके लिए ताप गुणांक यानी कि Q10 जो है इसका मान 1 होता है, यानी कि इसके ऊपर तापमान का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए हम ये कहते हैं लाइट रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर से इतना प्रभावित नहीं होती, वो केवल प्रकाश से प्रभावित होती है। अगर बात की जाए डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन जो है इसके लिए Q10 यानी कि ताप गुणांक जो है इसकी वैल्यू 2 से 3 होती है। इसका मतलब अगर तापमान के अंदर यानी कि टेम्परेचर के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी कर दी जाए तो इसके कारण इस अप्रकाशिक अभिक्रिया की जो दर है वो 2 या 3 गुना हो जाती है। इसके बाद हमने यहाँ पर चार्ट के रूप में जो है वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों को दर्शाया है। तो देख लेते हैं एक बार कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, इसको ग्रहण किया जाता है, अवशोषित किया जाता है और इस सूर्य के प्रकाश के अंदर मौजूद जो इसकी प्रकाशीय ऊर्जा है इसकी सहायता से जो जल है H2O इसका प्रकाशिक अपघटन किया जाता है। ठीक है, तो जल का क्या कर दिया जाता है? प्रकाशिक अपघटन, जिसको हमने यहां पर समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया है कि ये एक जल का अणु है। अगर इसका प्रकाशिक अपघटन हो तो इसके द्वारा क्या बना? 1/2 O2 प्लस 2H पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का जल का प्रकाशिक अपघटन। ठीक है, और इसके साथ साथ यहां पर क्या होता है? प्रकाश फॉस्फोरीकरण की क्रिया होती है, फोटोफॉस्फोराइजेशन की क्रिया होती है, जिसका हम अध्ययन करेंगे चक्रीय और अचक्रीय अभिक्रियाओं के रूप में। और ये प्रकाश फॉस्फोरीकरण की जो क्रिया होती है इसके परिणाम स्वरूप उच्च ऊर्जा युक्त यौगिकों के रूप में ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का निर्माण होता है, जिसको हमने यहाँ पर भी प्रदर्शित किया है कि ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव या इसको हम NADPH2 भी कह सकते हैं, इसका निर्माण होता है। ठीक है, और ये क्रिया संपन्न कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना भाग के अंदर, और इसको हमने नाम क्या दिया है? लाइट रिएक्शन। इसके बाद अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न होती है। और इसके अंदर क्या होगा? केल्विन चक्कर या C3 चक्कर जो है वो संपन्न होगा, जिसके बारे में हम आगे चल करके डिस्कशन करेंगे।
और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो RUBP है इसको CO2 के साथ क्रिया करवा करके PGA के अंदर बदला जाता है और फिर बाद में जो है वो इस क्रिया के अंदर ATP और NADPH प्लस H पॉजिटिव का उपयोग किया जाता है और जिसके कारण ये CO2 जो है वो फिक्स हो जाती है ग्लूकोज के रूप में। ये सारी प्रोसेस जो है वो हमने यहाँ पर काफ़ी संक्षेप में बताई है, जिनको डिटेल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे C3 चक्कर के रूप में। और जब ATP और NADPH2 का उपयोग कर लिया जाता है तो इसके बाद ATP जो है वो तो कन्वर्ट हो जाता है ADP के अंदर, जिसे बाद में फिर से ATP में बदला जाएगा और NADPH प्लस H पॉजिटिव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NAD के अंदर, जिसे बाद में फिर NADPH2 के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये वाली प्रोसेस जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है लाइट रिएक्शन को, जो कहाँ कन्वर्ट हो जो कहाँ संपन्न होती है, ग्रेनम के अंदर या ग्रेना के अंदर। और ये वाला जो भाग है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डार्क रिएक्शन को, जो कहाँ पर संपन्न होती है, स्ट्रोमा भाग के अंदर संपन्न होती है। तो ये हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में मेन जो बातें हैं उनके बारे में डिस्कशन की है।